अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर देखते हैं तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। पहले हम क्या सोच रहे थे कि सिर्फ मुंतखब हुकूमतें करप्शन करती हैं और मुंतखब हुकूमतों का ही कसूर है, लेकिन इस वक्त तो निगरान हुकूमत और उनमें भी वो जज साहिबान जिनको वजारत आला का मनसब दिया गया है वो भी इस करप्शन में अपने आप के हाथ साफ कर रहे हैं ताकि कम वक्त में जितना माल लूट सकें वो लूट लें। इस पर भी आऊँगा और इसके साथ आऊँगा कि किस तरह से सिंध पुलिस के तकरीबन 12,000 अहलकार जराइम में मुलविस हैं, और इसके साथ एक एसएसपी की वीडियो भी कोशिश करके चलाऊँगा जिसने रिश्वत लेके मंशियात को आगे भेजने का जो है वो इजाज़त दी थी। उसका स्कैंडल आया था, लेकिन उसके बावजूद उस शख्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिसेंटली जिस शख्स के घर में डकैती हुई कराची के अंदर, जिसमें डीएसपी उमेर तारिक बाजारी गिरफ़्तार हैं, उस केस का क्या हुआ, इस तरह से हम बहुत सारी बातें आज करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कि सिंध के अंदर ये जो लूट मार है, इस लूट मार में सिर्फ वो लोग मुलविस नहीं हैं जो 5 साल इक़्तिदार में रहकर चले गए हैं। जिन लोगों को लाया गया है, और इस वक्त ये कहा जा रहा था कि कोई जज आएगा, कोई ईमानदार शख्स लाए जाएंगे और वो आके सिस्टम को चलाएंगे, तो उनके हालात ये हैं कि वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम अरसे में माल बना सकें वो माल लेके जाएं। ये माल कैसे लिया जाता है? एक तो मनपसंद अफसरान की तैनाती होती है, दूसरा ठेके दिए जाते हैं, तीसरा उन आकाओं को खुश करने के लिए जो कुछ करना होता है, जिनका मैंडेट उनके पास नहीं है, जो आइन उनको इजाज़त नहीं देता, वो काम भी वो करके चले जाते हैं। रिसेंटली सिंध के निगरान वज़ीर आला जस्टिस मकबूल बाकर साहब, रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने 3 अहम फ़ैसले किए हैं। मैं उसमें पहला फ़ैसला उन्होंने किया है कि सिंध की 52,000 एकड़ एराज़ी ज़मीन फ़ौज को दे दी है, और ये ज़मीन मुख्तलिफ़ अजला में उनको दी गई है। दिफाई मकसद इनके पता नहीं पूरे होते ही नहीं हैं, और ये कंपनी है उनकी जिसको ये ज़मीन उन्होंने कुछ दिन पहले देने की मंजूरी दी। अब देखा जाएगा, आइनी तौर पर वो लीगल एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि क्या निगरान हुकूमत को इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी एकड़ एराज़ी किसी फ़ौजी इदारे को देनी चाहिए, क्या अख्तियार है या नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि निगरान हुकूमत को इसलिए लाया जाता है कि वो एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन प्रोसेस करें, और उसके बाद जो भी मामलात हैं उनको उनकी ईमानदारी से उसके ऊपर अपनी नज़र रखें, और जैसे ही मुंतखब हुकूमत आए उनको अख्तियारात दे के वो घर चले जाए। यहाँ तक भी कि निगरान हुकूमत को किसी को नौकरी देने की भी इजाज़त नहीं है, लेकिन निगरान वज़ीर आला इस वक्त बंदर बांट कर रहा है। सिंध की ज़मीनें अपनी बाप की जागीर समझ के इदारों को दिए जा रहे हैं। ये गंद पिछली हुकूमत ने भी किया, ऐसा नहीं है कि पिछली हुकूमत ने वो नहीं किया और दूध के धुले हुए थे, लेकिन वो लोग आज भी उस लान तान का शिकार हैं, उस तनकीद का शिकार हैं, जो तनकीद अब ये निगरान हुकूमत में जो है इनके ऊपर हो रही है। एक कि सिंध के अंदर कितनी ज़मीन है जो मुख्तलिफ़ बिल्डर्स कब्ज़ा कर चुके हैं, मुख्तलिफ़ इदारे कब्ज़ा कर चुके हैं, और सारे दिफाई मकासद क्या सिर्फ सिंध के अंदर हैं। सिंध के अंदर अगर आप देखें तो 40 लाख गैरकानूनी लोग हैं जो सिंध के अंदर रहते हैं। आप पंजाब के फिगर उठा के देखें, केपीके के उठा के देखें, और बलूचिस्तान के उठा के देखें, वहाँ आपको इतनी तादाद नज़र नहीं आएगी। और सिंध के अंदर उसमें भी ज़्यादातर लोगों को उनके दारुल हुकूमत कराची में लेके आया जाता है। और अब जो ये पिछले दिनों ढोंग रचाया गया कि हम अफ़गानियों को वापस भेज रहे हैं, देखें हिजरत पूरी दुनिया में होती है, अगर उसका लीगल तरीका है मोस्ट वेलकम। अगर कोई इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करता है तो दुनिया में कहीं भी उसकी इजाज़त नहीं होती है, वो चाहे कोई भी हो। मैं किसी भी कौम परस्ती और उसमें नहीं जाता, और न मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि ये बात जो है करते वक्त मुझे कोई अच्छा लगेगा, लेकिन सच्ची बात यह है कि सिंध के अंदर आप माल गनीमत समझ के उनके वसाइल को अपने कब्ज़े में ले रहे हो। बैरिया टाउन के लिए ज़मीन चाहिए, सिंध है, सिंध में जितना कर लें। डीएचए को ज़मीन चाहिए, सिंध में 25-25 हज़ार एकड़ ज़मीन ले लेते हैं। एयरफोर्स को चाहिए 1.5 लाख एकड़ एराज़ी बना ले लेते हैं कि हम यहाँ फ़ौजी मकासद के लिए ले रहे हैं, और वहाँ सोसाइटियाँ बना रहे हैं। ये कौन सी जो है हमारे मुहाफ़िज़ हैं जिनको सोसाइटियों के ज़रिए अपना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और वो लोग जो हैं अपने 5-5 करोड़ रुपए के बंगले बेचने हैं। कौन सा ऐसा दुनिया का मुझे बताएं इदारा है या ऐसी अफवाज है जिसकी हाउसिंग सोसाइटियाँ हों? तो इस पर पहले भी आसमान जहांगीर बहुत कुछ बोल चुकी है मरहुमा।
तो मैं इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा वरना बहुत मामला बढ़ जाएंगे, मैं बाद में इस पर ज़रूर बात करूँगा। लेकिन हकीकत यह है कि निगरान हुकूमत को ये राइट नहीं है कि 52,000 एकड़ एराज़ी सिंध की आप दे के चले जाएं, या मुंतखब हुकूमत पे छोड़ते, वो जब आते फैसला करते फिर वो जानते, फिर आवाम की अपनी राय होती। लेकिन इनका मतलब जर्नल कोई भी रिटायर्ड हो, ज़मीन उनको सिंध में मिलेगी, कोई और मामला हो तो जाती और बदीन की ज़मीनें दी जाती हैं। तो ये एक ऐसा ही है कि आप किसी खित्ते के मुस्तकिल आबादी को ख़त्म करने जा रहे हैं, वहाँ आपको हर चीज़ जो है अपने कंट्रोल में लेनी है, तो आप कर रहे हो। और उसके बावजूद, इतनी सारी नेमतों के बावजूद, इतनी सारी इनकी ज़मीनों के बावजूद सिंध के अंदर अमन नहीं है, सिंध के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, सिंध के अंदर करप्शन बेपनाह हो रही है, और आप उसको और बढ़ावा देते जा रहे हैं क्योंकि आपको जो हुकूमत ज़मीन देगी तो उसका रेफरेंस ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से इमरान खान को पहले इन्होंने फरिश्ता बना के पेश किया और अब उसके उल्टा फाइलें बना के और उसकी किरदार कुशी की जा रही है, तो ये सेम एक फार्मूला है, हर सियासतदान के साथ ये होता रहेगा। जस्टिस मकबूल बाकर एक जज रहे हैं, जब जज के हालात, जज साहब को निगरान वज़ीर बनाया जाए और उसके अमाल और अफ़ाल ऐसे हों, तो फिर हम मुराद अली शाह पे, हम कायम अली शाह पे, हम किसी और वज़ीर पे, वज़ीर आला पे क्या हम उंगली उठा सकते हैं? वो तो भाई उस चीज़ का हिस्सा रहे, जिस करप्शन, जिस पार्टी के ज़रिए वो आए और उन्होंने उनको नवाजा, वो तो फ्रंट मैनों को भी चलाते रहे। लेकिन आप क्या कर रहे हो जज साहब, ये भी एक सवाल है। आप भी वही सिस्टम चला रहे हैं। एक जज का मनसब रखने वाला शख्स जब सिंध का निगरान वज़ीर आला बनता है तो वो भी उसी तरह की करप्शन कर रहा है जिस तरह से करप्शन उन्होंने दूसरों ने की। और हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई हैं ये। अब इनके एक और कारनामे में बताऊं कि इन्होंने 3.5 अरब रुपए उनकी मंजूरी दी है कि सिंध के अंदर स्कूलों को फौरी तौर पर बेहतर करें। अब मुझे बताया जाए कि सिंध के अंदर तकरीबन कोई 5,000 स्कूल हैं, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अभी तक घोस्ट स्कूल हैं, बंद हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है, कमरे हैं और झुग्गियाँ बनी हुई हैं, बाथरूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। और 5 साल हुकूमत रही है, हर साल उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके रिनोवेशन के लिए इससे भी ज़्यादा खती रकम खर्च की जाती है, लेकिन वो रकम लगती नहीं है। वहीं अभी भी भैंसों के बाड़े बने हुए हैं। कराची से आप निकलें, कश्मीर तक चले जाएं, केटी बंदर तक चले जाएं, उधर आप घोटकी तक चले जाएं, आपको पूरे सिंध के अंदर तालीम का निज़ाम दरम बरम नहीं, तबाह नज़र आएगा। कोई स्कूल ढंग का नहीं है, किसी स्कूल में वाशरूम नहीं है, किसी स्कूल में फैसिलिटी नहीं है। उसके बावजूद बच्चे किलोमीटर्स, पता नहीं 10-10, 12-12 किलोमीटर सफ़र करके पैदल जाके तालीम हासिल करते हैं। उनमें वो प्यास है कि वो तालीम हासिल करें। जब 5 साल के अंदर इतनी खतीर रकम लगने के बावजूद सिंध की एजुकेशन को बेहतर नहीं किया गया, तो ये जो 3 महीने के अंदर 3.5 अरब रुपए हैं, ये कैसे खर्च किए जाएंगे? ये क्यों जारी किए जा रहे हैं कि सिंध के जल्दी जल्दी स्कूलों को ठीक करें ताकि इलेक्शन हो? कोई एक स्कूल ठीक नहीं होगा। ये 3.5 अरब रुपए ये करप्शन के नज़र हो जाएंगे। और उसमें क्या होगा कि ठेकेदारों से मिली भगत करके जिस शख्स ने भी ये आइडिया दिया है, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर के, और वो फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो खुद नेब ज़िदा एक करप्ट अफसर हैं और करप्शन करके उन्होंने बहुत ज़्यादा माल बनाया है नकवी साहब ने, और उसको इस वक्त चीफ मिनिस्टर अपने बगल का बच्चा बना के पूरा सीएम हाउस उनके हवाले किया हुआ है और उनके आइडियाज़ पे ये सब कुछ हो रहा है। जब देखें, ये जब मामला 3.5 अरब रुपए का आया तो इसके लिए अब क्या करना था कि सेप्रा, जो सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसमें जो एमडी लाया गया है, वो भी इस वक्त की इतलात के मुताबिक ज़ुबैर परवेज़ है, जो करप्ट तरीन एक अफसर है, जिसने एंटी करप्शन में होते हुए और सेप्रा में दोनों जगह पे जॉब्स करके अरबों रुपए वहाँ से आईडीज़ हाइड करके और इन्होंने कमाए थे। उस स्कैंडल का मरकज़ी किरदार वो शख्स है ज़ुबैर परवेज़, जिसको सेप्रा में लगाया जा रहा है। ये ज़ुबैर परवेज़ एक इसकी हिस्ट्री निकालेंगे, मेरे पास तो पूरा उसका कच्चा चिट्ठा पड़ा हुआ है। वो ज़ुबैर परवेज़ उस वक्त आईडीज़ इस तरह से हैक होती थी कि अगर 1 अरब रुपए का ठेका है तो इनकी वेबसाइट पर वो आना चाहिए ताकि दीगर ठेकेदार उसमें हिस्सा लें। ये क्या करते थे उस वक्त, उसको टेक्निकली आईटी एक्सपर्ट के ज़रिए उस आईडी को वो हाइड करते थे, अपलोड करके हाइड करते थे, किसी को नज़र नहीं आएगा, जैसे हम फेसबुक पे ओनली मी कर देते हैं। तो वो
ठेकेदार जिससे डील होती थी कि ये ठेका वही उसी को ही मिलेगा, वो शख्स आता था, इनसे डील करता था और 15% रुपये और 15% जो है उनसे इनके साथ डील होती थी कि 15 में परसेंट दूंगा अगर ये आईडी आप हाइड करेंगे। तो 15-20 दिन के लिए आईडी हाइड होती थी और जिस दिन ये टेंडर ओपन होते थे या ठेका देना होता था उससे 1 घंटा पहले ये जो है ना आईडी को ओपन कर देते थे, वो वेबसाइट पे आ जाती थी। कोई और ठेकेदार इसमें हिस्सा नहीं ले सकता था और वो ठेका सिर्फ उसी शख्स को मिलता था क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट ये वो सब प्रिपेयर होते थे। वो जल्दी जाके अपना करके कंपटीशन में जाता ही नहीं था और बिड उसको मिल जाती थी। इस तरह से 1 अरब रुपए के आप 15% निकालें तो कितने बनते हैं? वो 15% के अगर आप खरबों रुपए के ठेके निकालें तो कितने मिलते हैं? ये पहला जो केस स्कैंडल आया था ये आया था अब्दुर्रहीम कुरैशी, जो उस वक्त एमडी सेपरा थे और अब रिटायर्ड हो चुके हैं। ये सारा कच्चा चिट्ठा मैंने इनका खोला था और इनको मैंने बहुत ज़्यादा एंटी करप्शन तक ये मामला चला गया, लेकिन कोई इदारा इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं था। एंटी करप्शन ने छापे मारे लेकिन उन्होंने अपनी डील करके 50-60 लाख रुपए लेके कुछ आईडीज़ हाइड करवा के ये सेट किया। तो ज़ुबैर परवेज़ उसका मरकज़ी किरदार था। अब जब ये ठेका ये जब पैसे रिलीज़ होंगे तो डेफिनेटली ये सारा प्रोसेस होगा सेपरा के ज़रिए, तो इनको यहाँ लाया गया है ताकि ये शख्स वहाँ इस सारी चीज़ का जो है ना एक क्लियर रास्ता बनाए और ये पैसे आराम से बटें। और जो ठेकेदार यहाँ होगा, जो सीएम हाउस में आमिर पाकिस्तानी नाम एक ठेकेदार है, वो और दीगर ठेकेदार इसमें बहुत ज़्यादा करीबी नज़र रखे हुए हैं, वो लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे या कोई और होगा। लेकिन इसमें मैं दावे से कह सकता हूँ कि तकरीबन कोई 1.5-2 अरब रुपए तो सिर्फ़ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर हाउस और उनके अतराफ़ के लोगों में खर्च होंगे और 1 अरब रुपया ठेकेदार को या 80 करोड़ रुपए आप कहें तो ठेकेदारों को चले जाएंगे, कमीशनों में चले जाएंगे। 1 रुपया किसी स्कूल पे नहीं लगेगा। ये सारा सुरमा पहना के हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो काम पिछले 15 साल में नहीं हो सके वो अगली इलेक्शन जो फरवरी में होनी है, सिर्फ 2 माह हुए हैं, उसके अंदर ये गवर्नमेंट करना चाह रही है, जिसकी मैं समझता हूँ, मैं पुरजोर मज़म्मत करता हूँ कि ये सिंध के लोगों के हुकूक पर ना सिर्फ डाका है लेकिन उनके वसाइल को लूटने की मनसूबाबंदी है। ये बहुत बड़ा डाका है। दूसरा आते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब का दिल आ गया, गए आर्ट्स काउंसिल में और वहाँ उनको एक शख्स अच्छा लगा और उसको वज़ीर बना दिया। वो वज़ीर हैं सैयद अहमद शाह साहब। अहमद शाह साहब 12 साल से आर्ट्स काउंसिल के तकरीबन सदर मुंतखब होते आ रहे हैं। ज़ाती तौर पर बहुत अच्छे नफीस इंसान हैं, बातचीत के भी अच्छे हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के इस वक्त समझें कि जियाले हैं। और इसके साथ साबिक वज़ीर सरदार शाह, जिन्होंने एजुकेशन का बेड़ा गर्क किया, जिसने कल्चर डिपार्टमेंट में 18 अरब रुपए की करप्शन करने वाले और उसके मुस्तफ़ीद होने वाले वो शख्स कनासरो सिस्टम का जो एक समझें कि पिलर था, उस शख्स के करीबी साथी हैं। और इन्होंने रिसेंटली क्या प्लानिंग की कि आपस में सिंध हुकूमत से इन्होंने 45 करोड़ रुपए आर्ट्स काउंसिल को दिलवाए। 50 करोड़ इसलिए रुपए नहीं दिलवाए जा रहे थे क्योंकि इनको पता चला कि जो नेब का नया कानून है उसके मुताबिक नेब सिर्फ 50 करोड़ से ऊपर वाले केसेस देखेगी। तो इन्होंने 5 करोड़ कम किए, जो सिंध पे इन्होंने मेहरबानी की, और 45 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत से इन्होंने लिए। और ये सारा पैसा कहीं और खर्च होना था, पता नहीं क्या था इसमें। बहरहाल कमीशन जो जितनी मिलनी थी वो मिनिस्टर को भी मिली। अहमद शाह साहब के अपने हाथ पता नहीं वलालम में, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा था। लेकिन ज़ाती ताल्लुक़ से हट के बताऊँ कि ये अहमद शाह साहब बड़ी सरकार से भी बहुत क्लोज़ हैं और छोटी सरकार जो पीपी है उनके भी बड़े आशीर्वाद इनके हाथ में, और हर हुकूमत का ये माशाल्लाह क्लोज़ रहे हैं। तो सदर साहब जो हमारे निगरान वज़ीर आला साहब हैं, वो उनके प्रोग्राम में गए और वहाँ जाके उनको बोला कि भाई मैं तो तुम्हें ना वजारत इत्तलात बना देता हूँ, और उसके साथ उनको 2 और कलमदान दे दिए। जबकि यूनिस ढागा जो मिनिस्टर कैबिनेट में रहे, उनसे मेरे ख्याल 10 दिन के अंदर ही अंदर उन्होंने कलमदान सारे वापस ले लिए, जो पोर्टफोलियो थे वो वापस ले लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम करने थे जिनसे पिछली हुकूमत के कच्चे चिट्ठे खुलने थे, करप्शन कोई एक्सपोज होनी थी, तो इसलिए उनसे निगरान वज़ीर आला साहब ने सारा सिस्टम वापस ले लिया। इस वक्त भी सिंध की गवर्नमेंट फ्रंटमैन चला रहे हैं
निगरान वज़ीर आला को कख पता नहीं है, वो सिर्फ पैसे बनाने, माल बनाने के चक्कर में हैं। होम डिपार्टमेंट में देखेंगे तो होम डिपार्टमेंट भी फ्रंटमैन आ गए हैं। कल्चर डिपार्टमेंट में देखेंगे तो वही कनासर सिस्टम आते हैं। जो हाकिम राव जो सब्जियां बेचता था वही आ गया है दोबारा अकाउंट्स में। और कहने का मकसद ये है कि ये एक फ्रंटमैन को इन्होंने, जो साबिक वज़ीर के, पीपल्स पार्टी के करीबी लोगों के क्लोज़ रहे हैं, जिनसे मुस्तफ़ीद हुए हैं, जिनसे पैसे लिए गए हैं, जिनसे उन्होंने माल बटोरा है, उनको जो है वज़ीर इत्तलात बना दिया गया है। और उसके साथ अब जो इलेक्शन होगी वो तो ज़ाहिर है वज़ीर हैं तो जीत जाएंगे दोबारा। तो निगरान हुकूमत के कारनामे इस तरह से हैं जिन पे हमें शर्म आती है कि एक निगरान वज़ीर आला और वो भी साबिक जस्टिस जज रहे हों, वो इस तरह के काम करें तो बहुत अफसोस होता है। अब आते हैं पुलिस के मामले पे। तो पुलिस में पिछले दिनों आपको पता था कि पुलिस ने किस तरह के कारनामे किए थे। तो एक मटियारी में केस आया था जिसमें एसएसपी आसिफ बुगियो की एक वीडियो थी, अक्टूबर 2021 में आई थी, जिसमें वो मनशात फरोशन से डील कर रहा है कि मैं आपकी ट्रक आगे जाने देता हूं। तो पहले वो आप वीडियो देख लें। और ये वीडियो मैंने पहले भी सर्कुलेट हुई थी और मेरे पास थी, तो आपको दिखा देता हूँ, आप देख लें फिर बात करते हैं। अच्छा सर, आपके इलाके से मंशियात की गाड़ियां गुजरेंगी, बस कोई रोक टोक ना हो, कोई परेशानी ना हो। सही। आपके पीए लियाकत अब्बासी को 15 लाख रुपए दे दिए हैं आपके कहने के मुताबिक। ठीक है, हो जाएगा ना सर। थैंक यू। आपने वीडियो देख ली। अब आते हैं कि ये है एसएसपी लेवल के जो है ना कारनामे, कि सिंध पुलिस का पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हम अच्छे अफसरान को तारीफ़ करते हैं, मैं अच्छे अफसरान की हमेशा रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन यार उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकते। इस सिस्टम को बेहतर करने में उनके पास कोई अख्तियार ही नहीं है। तो जिनके पास अख्तियार है वो इसी तरह से इसको चलाना चाहते हैं। आसिफ बुगियो पे आने से पहले मैं बताऊं कि अगवा में मुलविस 2 अहलकारों को कल कुछ दिन पहले जो है ना मलिर पुलिस ने गिरफ़्तार किया, जिसमें उन्होंने कोई कहा कि मिर्ज़ा एहतशाम बेग हैं जिनको इन्होंने अगवा किया। 29.5 लाख रुपए इनसे लिए गए। रफ़ीक एक अहलकार हैं गार्डन के और यूनुस हैं कलाकोट के। तो इन्होंने जो है इनको अगवा किया था और इसके साथ फिर एक मफरूर हैं जो इनके मुखबर हैं। इसके साथ 12,000 जराइम में टोटल मुलविस एहलकारों की फहरिस्त है, जो बताया जा रहा है कि 12,000 सिंध पुलिस के अफसरान और अहलकार जो नीचे लेवल के हैं, एसएचओज़ हैं, वो क्राइम में मुलविस हैं, जराइम में मुलविस हैं। उनके ऊपर आप कुछ भी कहें, लेकिन वो तो हैं तो बड़े शहीद ना, वो तो बेचारे पाकिस्तान को कंधा दे के खड़े हैं। और उसमें 11 अहलकार इस वक्त तक बरतरफ किए गए हैं। अब कहाँ 12,000 और कहाँ 11 लोग, जबकि 51 पुलिस अफसरान हैं जिनके खिलाफ कह रहे हैं कि ये कार्रवाई होगी इसमें, और ये रिसेंट जो है वो हो रहा है। तो पुलिस का तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। जब एसएसपी लेवल के लोग रिश्वत लेके मंशात को आगे बढ़ाएं, उनकी ट्रक्स आगे लेके जाएं और फहाशी के अड्डे चलाएं, बहुत गंदा गंदा काम करें। मैं कह रहा हूँ इसके साथ जो भी क्राइम है, चाहे शहरों में दहशतगर्द हैं और देहातों में डकैत हैं, उनके पीछे जितना भी काम है ये पुलिस कर रही है। तो जब पुलिस का ये सिस्टम इस तरह से रहेगा तो आप उस मुल्क में या उस सूबे में किस तरह के हालात चाहते हैं कि होंगे, वहाँ यही लाकानूनियत होगी। अभी एसएसपी उमेर तारिक बाजारी, जो बाजारी सिस्टम के करता धरता सलीम बाजारी के भतीजे हैं, उनको अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मीडिया से भी चीज़ें गायब हो गई हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मुझे ये बताया गया भाई उनको एसी भी है, उनके पास बेड भी है, उनके पास बिस्तरा भी है, उनको कपड़े भी मिल रहे हैं, दूल्हे की तरह उनको रखा गया है। और दूसरी तरफ लोगों को ये बताया जा रहा है कि हम एक्शन कर रहे हैं। तो इस तरह के हमसे ड्रामेबाजियाँ की जा रही हैं। जब आसिफ बुगियो के बारे में पूछें कहाँ है, दुनिया को पता है उसको कुछ नहीं हुआ। एसएसपी इमरान कुरैशी, उसको कुछ नहीं हुआ। तारिक बाजारी, उमेर तारिक को आपने जब पकड़ के दूल्हे की तरह बिठाया हुआ है, कुछ नहीं होगा। तो ये जो रियासत है ना, रियासत पाकिस्तान, ये इस गंद को बढ़ावा दे रही है। वो चाहती है कि इस तरह से मामला चलते रहें, और यही सिस्टम है इस वक्त सिंध के अंदर चल रहा है, जहां 12,000 पुलिस एहलकारों पर ये इल्ज़ाम हो कि वो जराइम में मुलविस हैं, झूठी एफआईआरों में मुलविस हैं, गरीबों से जुल्म और उनसे ज़्यादतियों में मुलविस हैं। तो उस सूबे में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बातें थी जो मैंने आज करनी थी,
और आई होप कि ये बड़ी सरकार नाराज़ नहीं होगी, लेकिन मैं डिटेल में आऊँगा जिन एहलकारों के ऊपर इल्ज़ाम है, जिन पुलिस अफसरान पे इल्ज़ाम है, उनके पूरे कच्चे चिट्ठे खोलूँगा। और इस तरह से ये सिस्टम सिंध में चलाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि सिंध को सज़ा देनी है, वो देते रहेंगे, क्योंकि क़याम पाकिस्तान की पहली करारदाद सिंध असेंबली ने पास की थी। थैंक यू सो मच।